पिछले सेशन में बात हुई थी कि मुसोलिनी के नेतृत्व में किस प्रकार फासीवाद का उदय होता है और वैसा ही शासन हम जर्मनी में देखते हैं हिटलर के नेतृत्व में। एक ऐसा शख्स जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के लिए इतनी बड़ी तबाही के लिए अकेले जिम्मेदार माना जाता है। क्या स्थितियां थीं कि हिटलर इतना शक्तिशाली हो गया? नाजीवाद के उदय के कारण क्या थे? हिटलर की विदेश नीति क्या थी? इन सभी पॉइंट पर आज हम डिस्कस करेंगे। वर्साई की संधि तो थी ही नाजीवाद के उदय के कारण, परंतु वर्साई की संधि के साथ साथ और भी कारण थे। इन सभी पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है प्रतिमा सिंह और आप सभी का पोलपात पे एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए हम देखेंगे नाजीवाद के बारे में। नाजीवाद कह लीजिए या फिर नाज़ी दल कह लीजिए, है ना, नाजी दल कह लीजिए, नाज़ी दल या फिर नाजीवाद, कोई डिफरेंस नहीं है, ये सभी एक ही चीज़ हैं। तो हम इसमें क्या क्या देखेंगे? एक तो इसके उद्भव के कारण देखेंगे, फिर हम देखेंगे वाइमर गणतंत्र। वाइमर गणतंत्र को आप अपने संविधान में भी पढ़ते हैं कि वाइमर गणतंत्र से जो आपातकालीन जो है प्रावधान लिए गए हैं, तो उसके बारे में देखेंगे कि वाइमर गणतंत्र आखिर है क्या। फिर क्या है, सिद्धांत और इसके लक्षण देखेंगे, अभिलक्षण देखेंगे और हिटलर की विदेश नीति देखेंगे फाइनली। उसके बाद कुछ मेन पॉइंट पे फैक्चुअल डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं नाजीवाद के उद्भव के साथ। देखो, जो पेरिस शांति सम्मेलन था इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की। पेरिस शांति सम्मेलन एवं वर्साई की संधि, इसमें क्या होता है कि जो 4 प्रमुख देश थे इन्हीं को निर्णय लेना था। ये 4 प्रमुख देश कौन कौन से थे? एक ब्रिटेन था, फ्रांस था और क्या, अमेरिका एंड इटली। ये 4 प्रमुख देश थे। ये कौन से थे? मित्र देश थे। इन्होंने युद्ध को जीता था। ये 4 देश मेन उस जो मित्र मंडली थी उनकी, इसमें ये 4 प्रमुख बड़े देश थे। तो इटली क्या है, इससे नाराज़ होकर चला गया क्योंकि उसको जो है जो वादा किया गया था वो उसको नहीं दिया गया। तो इटली जो है इस संधि से नाराज़ होकर के बाहर हो गया था। बचे 3, ब्रिटेन, फ्रांस एंड अमेरिका। अब इन तीनों की जिम्मेदारी थी कि चीज़ों को ऐसे इस तरह से कन्वर्ट करें, इस तरह के वहाँ पर फैसले लिए जाएं कि चीज़ें बिगड़े ना। जो है दुनिया को, इन पे जिम्मेदारी थी कि दुनिया को अगले विश्व यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध से इनको जो है बचाना था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने स्वार्थ के कारण दुनिया को एक और बड़े युद्ध की तरफ ढकेल दिया। अपना ये सब जो हैं अपना स्वार्थ पूरा करने में लगे रहे, बंदरबाट करने में लगे रहे और इन्होंने कुछ ऐसे वहाँ गलत डिसीजन लिए कि उसकी वजह से जो है दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध के तरफ ढकेल दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों ने पराजित जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की और एक बड़ी धनराशि युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में आरोपित की गई उस पर, और उसका सैन्य शक्ति थी उसको भी कमज़ोर कर दिया। देखो यहाँ पे क्या है कि जो जर्मनी के विभिन्न क्षेत्र थे वो जर्मनी से अलग कर दिए गए। जैसे कि डांजिंग जो है, डांजिंग नगर पर पोलैंड का नियंत्रण स्थापित हो गया और इसी तरह जर्मनी के साथ बदले की भावना से कार्रवाई की गई। अतः जर्मन जनता का अपमान हुआ और उसका जो है राष्ट्रवाद आहत हुआ। हिटलर ने जर्मन की जनता के सम्मान को पुनर्स्थापित करने का वादा किया और बोला कि मैं इस राष्ट्र को, इस राज्य को उसी ऊंचाई तक लेके जाऊंगा जैसे कि अन्य जो है देश हैं, जो अन्य संपन्न देश हैं, प्रभुत्वशाली देश हैं, उन्हीं के ऊंचाई के लेवल में मैं इसको लेकर के जाऊंगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि वर्साई की संधि एवं उसके प्रावधान सिर्फ यही एक कारण थे हिटलर इसके नाजीवाद के उदय के, तो ये तुरंत ही, जैसे कि ये वर्साई की संधि हुई थी उसके बाद ही तुरंत ही इसको हो जाना चाहिए था। ये भी जो तानाशाही, हिटलर की तानाशाही आ जानी चाहिए थी या नाजीवाद का उदय हो जाना चाहिए था। तो इसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ सिर्फ जो है वर्साई की संधि ही कारण नहीं थी, इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण थे। और जैसे कि ज्वालामुखी होता है उसके अंदर मैग्मा जो है क्या होता है कि इकट्ठा होता रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि जब वो अपनी लिमिट, इतना अधिक वहाँ तापमान हो जाता है कि वो ब्रस्ट हो जाता है, यानी कि फट जाता है। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ जर्मनी का भी था। एक तो वर्साई की संधि थी वो, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें थी जो कि वहाँ पर उनके
जर्मनी के लोगों के अंदर गुस्से का कारण बनती रही और ये जो है हिटलर ने जैसे ही इनको सपोर्ट किया, ये हिटलर के साथ हो लिया और नाजीवाद का जो है स्थापना हो जाती है। और ये जो नाजीवाद है ये कब इस्टेब्लिश होता है? ये 1993 में जाकर के हिटलर के तानाशाही शासन की स्थापना जो होती है। तो देखिए कितने जो है लेट में जाकर के होता है। कब वर्साई की संधि होती है और अब जाकर के इतने सालों बाद ये हिटलर के जो भाई वर्साई की संधि हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो ये 21-22 है ना, 20-21-22-23 तक जो है इसको इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए था। अगर वर्साई की संधि एकमात्र कारण थी तो 2-3 सालों में इसको नाजीवाद को आ जाना चाहिए था अस्तित्व में। लेकिन ये जाकर के 1933 में आई, तो इसका मतलब है कि जो वर्साई की संधि है उसके साथ साथ और भी वहाँ पर कारण थे। हाँ, वर्साई की संधि एक प्रमुख कारण थी, लेकिन और भी कारण थे जो कि जर्मन लोगों के गुस्से को बढ़ाते रहे और एक दिन उनको जो है ये सब गुस्सा निकालने का मौका मिला जब हिटलर का उनको सपोर्ट मिलता है। और ये संधि जो होती है इतने वर्षों पश्चात तानाशाही शासन की स्थापना होने का कारण यह है कि तात्कालिक जर्मन प्रजातांत्रिक शासन सुधारों के माध्यम से वर्साई की संधि की कठोरता करने का प्रयास कर रही थी। तो जो इतने सालों बाद ये तानाशाही का शासन स्थापना होने का कारण यह भी है कि जो तात्कालिक जर्मन प्रजातांत्रिक शासन चल रहा था वहाँ पर, तो वो क्या कर रही थी कि वर्साई की संधि की कठोरता को कम करने का प्रयास कर रही थी। जो उस पर सारा कंपनसेशन के लिए सारा लादा गया था, धनराशि वगैरह, उसके क्षेत्र भी छीन लिए गए थे, तो इन सब चीज़ों को कठोरता को कम करने की प्रयास कर रही थी जो प्रजातांत्रिक सरकार थी उस समय। और आपको पता हो कि जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसी के दौरान वहाँ पर वाइमर जो है संविधान आ गया था और प्रजातांत्रिक शासन यानी कि गणतंत्रात्मक शासन वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया था। सम्राट हट चुका था, यानी कि सम्राट ने त्यागपत्र दे दिया था। तो वाइमर गणतंत्र पे हम अलग से बात करेंगे। अभी इसी कंटिन्यूएशन में कुछ और हम फैक्ट देखेंगे। ये जो लोकार्नो संधि है जो कब होती है? ये होती है 1925 में। लोकार्नो संधि के संदर्भ में इसे समझा जा सकता है कि जर्मनी को राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया गया। जर्मनी जो है राष्ट्र संघ का सदस्य बन जाती है और इन प्रयासों के बावजूद जर्मनी की लोकतांत्रिक सरकार जर्मन राष्ट्रवाद को संतुष्ट करने में असफल रहती है। लेकिन वो जो है राष्ट्र संघ का जो है सदस्य बन जाती है। इसके बाद भी जर्मन की जो जनता होती है, जो उसका राष्ट्रवाद आहत होता है, जो वो तरह तरह की परेशानियां उठा रही होती है, क्योंकि उस पर बहुत सारी पाबंदियां और धनराशि ये सब जब कंपनसेशन के तौर पे उस पर लादा गया, उस पर आरोपित किया गया, तो कोई भी चीज़ हो, देश अगर सरकार पे कोई चीज़ दी जा रही है कि आप ये कंपनसेट कीजिए, आप इसको इतनी धनराशि अदा कीजिए, तो सरकार कहाँ से देगी? जनता पे ही प्रभाव आएगा, जनता से ये सरकार उगाहेगी सारा। तो जनता जो है असंतुष्ट थी, यानी कि जो है ये राष्ट्र संघ का सदस्य बन गई और जो जर्मनी की कठोरता, ये वर्साई की संधि की कठोरता थी, तो उसको भी कम करने की कोशिश कर रही थी ये सरकार। लेकिन फिर भी जो है ये इस लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा किए गए प्रयास असफल रहे। जनता जो है संतुष्ट नहीं हो पाई इनके प्रयासों से। और इसी में क्या हुआ कि सोने पे सुहागा, कहते नहीं गरीबी में आटा गीला हो जाना। ये 1928 में वैश्विक आर्थिक मंदी ने जर्मन की अर्थव्यवस्था एवं शासन की कमजोरियों को उजागर कर दिया। मतलब जो छुपी ढकी थी, थोड़ी बहुत चल रही थी, ये 28 होगा, यहाँ पर 23 में स्प्रिंट है, तो 1928 यहाँ पर आप कर लेंगे इसको। तो 1928-29 के मध्य जो दौरान ये वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, इसमें जो जर्मन की थोड़ा ढकी मुंदी थी वो भी सब खुल गई। सारी चीज़ें जो है जनता के सामने उजागर हो जाती, सारी शासन की कमजोरियाँ। और जो है इसका परिणाम क्या होता है कि जनता में असंतोष की वृद्धि हो जाती है। और जिसका लाभ किसने उठाया? हिटलर ने उठाया। कहते हैं जब कहीं पर अराजकता होती है, जब कहीं पर जो है उथल पुथल होती है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि कोई शक्ति, जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि नकारात्मक शक्ति या नकारात्मक व्यक्ति उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो वही काम जो है हिटलर ने किया। असंतोष जनता जो थी, जनता परेशान थी, असंतोष थी, अस्थिरता थी, महंगाई थी और डिमांड एंड सप्लाई में जो है गैप था, सारी चीज़ों को लेकर जनता परेशान थी। उसमें जो है जब परेशान जनता है तो
क्या होता, ऐसे में कोई भी आकर के कहे कि ठीक है मैं तुम्हारी परेशान दूर कर दूंगा। अब आप ही हैं परेशान हैं, मैं आके कहूँ मैं आपकी परेशानी दूर कर दूंगी, तो आप हम पे विश्वास करेंगे। जब आप बहुत परेशान हैं, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप जो है हम पे विश्वास करेंगे। वही काम जो है हिटलर ने किया और जनता ने हिटलर पे आसानी से जो है विश्वास कर लिया, क्योंकि उसको सरकार, जो ये लोकतांत्रिक सरकार है, इसमें कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर आगे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हिटलर क्या करता था कि लगातार वर्साई की संधि के जो अपमानजनक प्रावधान है वो जर्मन जनता के समक्ष उठाता रहता था, यानी कि जर्मन जनता को उनके प्रति जागरूक कर रहा था और उनके असंतोष को उग्र कर रहा था, उनका असंतोष और बढ़ा रहा था। यानी कि कहते हैं नहीं कि समय के साथ घाव भर जाता है, लेकिन अगर घाव को कुरेदते रहो तो घाव नहीं भरता है। तो हिटलर वही काम कर रहा था, उनके घावों को कुरेद रहा था। जो अपमानजनक प्रावधान थे वर्साई की संधि को, उनको बार बार उठाता था और उनके गुस्से को भड़काता था। ये काम जो है कौन कर रहा था? हिटलर कर रहा था। और इसका परिणाम क्या हुआ कि एक तरफ प्रजातांत्रिक शासन के लोगों का विश्वास कम होता जा रहा था, तो दूसरी तरफ जो है हिटलर क्या समर्थन बढ़ता जा रहा था। जो लोग थे वो हिटलर को समर्थन ज़्यादा से ज़्यादा करते जा रहे थे, जन समर्थन हिटलर के साथ जुड़ता जा रहा था। इसी दृष्टि से वर्साई की संधि एवं उसके अपमानजनक प्रावधानों ने नाजीवाद के उद्भव को आधार प्रदान कर दिया। तो वर्साई की संधि तो हुई थी, लेकिन वो तो बहुत पहले हुई थी। उसको क्या हुआ कि उन जो अपमानजनक प्रावधान थे उनको कुरेदा गया हिटलर के द्वारा, जनता के बीच उनको बार बार उठाया गया, उन्हें ताज़ा बनाया गया और उनकी कमियों को बताया गया कि इस जो वर्साई की संधि ये सब प्रॉब्लम की जड़ है। सारी प्रॉब्लम की जड़ वर्साई की संधि है, जो हम लोग भुगत रहे हैं, जो हमारे सामने परेशानियां हैं, ये सब क्या है? वर्साई की संधि है। तो कहीं एक हद तक तो वो था ही, लेकिन फिर भी कि नाजीवाद क्यों इस्टेब्लिश हुआ? वो तो सही था, हिटलर बात तो सही कह रहा था, लेकिन हिटलर जैसे शख्स को लोगों ने क्यों सपोर्ट किया? तो उसका कारण ये है कि जब सारे रास्ते बंद होते हुए दिखते हैं तो कभी कभी नकारात्मक लोगों के साथ भी जनता चली जाती है। तो वही जो है जर्मनी में हुआ, वही चीज़ जर्मनी में होती है। ठीक है, अब देखिए हम दूसरा कारण, पहला जो है पेरिस की संधि हो जाती है। दूसरा कारण क्या होता है? नाजीवाद का उदय कारण, क्यों हिटलर को लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हम उसके कारण पे चर्चा कर रहे हैं। तो पहला हो जाता है ये पेरिस की संधि। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे आर्थिक मंदी। ठीक है, ये दूसरा कारण है आर्थिक मंदी। अगर आर्थिक मंदी ना आती तो हो सकता सरकार जो है किसी तरह से जनता का समर्थन हासिल करती या जनता के लिए कुछ अच्छे कार्य करती, तो जनता धीरे धीरे सारी चीज़ों को भूल जाती। जब उसको सुचारू रूप से शासन चलता, जनता की सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही होती, तो जनता इतना उग्र ना होती और ना ही ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करती। तो दूसरा कारण क्या हो गया कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात एक तरफ जर्मनी से उसके जो है समृद्ध क्षेत्र जो है क्या कर लिए गए, ले लिए गए, यानी कि छीन लिए गए। दूसरी तरफ युद्ध क्षतिपूर्ति की रकम भी उस पर आरोपित कर दी गई। सोचिए यदि आपकी सर्विस भी चली जाए और कोई जो है आकर आपसे कहे कि नहीं आपको इतना हमें अदा करना है, मतलब आप पे एक प्रकार से कुछ भार डाल दे कि नहीं भाई आपको हमें इतना देना है, तो सोचिए आपकी हालत क्या होगी। एक तो आपकी जो है रिसोर्सेज के जो आमदनी का साधन थे वो चले गए, जो मोटी आमदनी जहाँ से आ रही थी, और दूसरी तरफ आपको पैसे भी किसी को देने पड़ रहे हैं। तो जर्मनी की हालत जो है बहुत ख़राब हो गई, आर्थिक मंदी आने से और ज़्यादा ख़राब हो गई। अब क्या होता है कि जर्मन अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई, उत्पादन में भी कमी आती है, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी में जो है ये मूल्य वृद्धि हो जाती है और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। क्योंकि जैसे जैसे क्या होता है कि अगर अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो है रोजगार के साधन कम हो जाएंगे, उत्पादन की चीज़ें जो हैं उत्पादित की करने वाली जो उत्पादन है उसमें कमी आ जाएगी। और जब सप्लाई और डिमांड एंड सप्लाई में गैप होता है तो आपको ही पता है क्या होता है कि सीधा मूल्य जो है वृद्धि हो जाती है, यानी कि भाव एकदम उछल जाते हैं, प्राइस एकदम उछल जाते हैं। तो वही हुआ यहाँ पर जर्मनी में भी। और जो 1928 की वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, तो इसने जो है इसकी समस्या को और गंभीर बना दिया, जर्मनी की समस्या को। वहाँ पहले ही जो है अर्थव्यवस्था कमज़ोर थी, उत्पादन में कमी थी, मूल्य जो वस्तुएं थी उनके मूल्य में वृद्धि थी, लोगों में क्या है, जनता क्या है बेरोजगार थी, ऊपर से गरीबी में आटा गीला हो गया कि ये आर्थिक मंदी आ गई। तो इसने जो है और समस्या को क्या कर दिया, गंभीर बना दिया।
जर्मनी में मौजूद लोकतांत्रिक सरकार जो है समस्या का समाधान करने में असफल रही और हिटलर ने क्या किया कि इस आर्थिक कमजोरी को दूर करने की बात कही, कहा कि आप हमारा साथ दो, हम इस जो देश की आर्थिक कमजोरी है इसको हम दूर कर देंगे, सरकार ये जो कोई रास्ता नहीं निकाल पा रही है मैं निकालूंगा। तो ऐसे में क्या हुआ, जनता ने उसको सपोर्ट किया, जनता ने उसका समर्थन किया, पूरा जन समर्थन जो है इसके साथ आ जाता है, गरीब जनता का, और अमीर जनता भी इसके साथ आएगी। आगे बात करेंगे कि वो कैसे आएगी, ध्यान से लेक्चर सारा सुनिए, ऐसे ही जो है सेंटेंस आएंगे, आपको सही गलत चुनने को वहाँ आएगा। फैक्चुअल भी आएंगे, फैक्चुअल पे हम बाद में बात करेंगे, पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नाजीवाद फांसीवाद है क्या, क्यों ये जो है इस तरह से इस्टेब्लिश हुए, क्यों लोगों ने ऐसे लोगों का साथ दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कीजिए। तो यहाँ पर भी 1928 कर लीजिए, 28 29 यहाँ पर भी आप कर लीजिए ये। और जब इस तरह से एक की बाद सरकार की, एक के बाद एक जो है सरकार वहाँ पर गिर रही थी और अस्थिरता थी, प्लस कोई समाधान नहीं निकल रहा था, ऐसे में जो है हिटलर ने इसका फ़ायदा उठाया। क्या कहा कि आप मेरा साथ दो, मैं तुमको सारी परेशानियों से निजात दिला दूंगा, ऐसा कहा। और ऐसा जो कहेगा परेशान व्यक्ति को तो लोग तो आएंगे ही उसके साथ, ठीक है। अगला कारण क्या था हिटलर के जो है नाजीवाद के इस्टेब्लिश होने का, उद्भव का, यानी कि नाजीवाद इतना शक्तिशाली बन गया, इसका अगला कारण क्या था। तो तीसरा कारण हम देखेंगे साम्यवाद के प्रसार का भय। अब इस प्रसार के भय से जो धनी वर्ग होगा वो हिटलर के साथ आ जाएगा। अभी हमने बात कही थी कि निर्धन तो क्या आ गया, क्योंकि निर्धन जनता त्रस्त थी। हिटलर ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी परेशानियों से निजात दिलाऊंगा, आप मेरा सपोर्ट करो, जनता ने सपोर्ट कर दिया। अब धनी वर्ग क्यों आया, उसको तो कोई परेशानी नहीं थी, जिसके पास धन होता है उसके पास सब कुछ होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि साम्यवाद के प्रसार का भय जो था वो ये धनिक लोगों को हिटलर के करीब ले आया, हिटलर के समर्थन में ले आया। हिटलर ने साम्यवाद के प्रसार का भय दिखाकर जर्मन पूंजीपतियों एवं राष्ट्रवादियों को का समर्थन हासिल कर लिया। उन्होंने कहा कि यदि साम्यवाद यहाँ पर आ गया तो क्या हो जाएगा कि ये जो एक तो आपका सारा धन वगैरह सब छिन जाएगा, पूरा धन वगैरह छिन जाएगा, सब निजी संपत्ति इसमें चलती नहीं है, सब राज्य का हो जाएगा और आपका जो है रातों रात आप कंगाल बन जाओगे। तो ऐसे कह करके इनका जन समर्थन हासिल कर लिया। और जो रूसी साम्यवादी क्रांति की सफलता से प्रेरित होकर जर्मनी में भी जो है साम्यवाद दल बनने शुरू हो गए थे, और जिन्होंने जो क्या किया था कि निजी संपत्ति की अवधारणा को समाप्त करने एवं उत्पादन के साधन तथा वितरण पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने की बात कही, क्योंकि साम्यवाद की तो विशेषता ही यही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब रूसी क्रांति होती है और सफल होती है, वहाँ पे क्या है मुसोलिनी नहीं, जो लेनिन थे, उन्होंने क्या किया कि एक रूसी क्रांति करके और उन्होंने अपने देश को बिल्कुल सभी परेशानियों से निजात दिला दिया, विरोधियों से जो है विरोधियों का दमन कर दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। और वो किसी घिसी पिटी तरीके पे एक लाइन पे काम नहीं किया, उन्होंने पूंजीवाद के भी कुछ जो है पॉइंट अपना लिए, उन्होंने साम्यवाद के भी पॉइंट अपना लिए, उन्होंने समाजवाद के भी पॉइंट अपना लिए, लोक कल्याणकारी राज्य के भी जो है पॉइंट अपना लिए। तो कुल मिलाकर के उन्होंने ऐसा काम किया कि लोगों का भला भी हो और जो है देश को बिल्कुल सभी परेशानियों से निकाल कर बाहर ले गए, सारे झंझावट से जो है निकाल के बाहर ले गए। तो साम्यवाद के प्रति लोगों का जो गरीब देश थे, यानी कि जहाँ पर अस्थिरता थी, जहाँ पे सरकार सक्सेस नहीं थी, वहाँ के लोगों में साम्यवाद के प्रति बहुत ज़्यादा जो है क्या है एक आदर का भाव हो गया कि अगर कोई सोल्यूशन है तो साम्यवाद ही है। तो ये जो है जैसे ही ये रूसी क्रांति होती, रूसी में जो है साम्यवादी क्रांति होती है, तो इसकी सफलता से प्रेरित होकर जर्मनी में भी साम्यवाद दल बनने शुरू हो गए। तो यही काम कहाँ हुआ था, यही काम वहाँ भी हुआ था, जो है इटली में भी हुआ था। तो यहाँ भी जो है क्या होते हैं कि साम्यवादी क्रांति से प्रेरित होकर के साम्यवाद दल बनने शुरू हो जाते हैं, जिन्होंने निजी संपत्ति की अवधारणा को समाप्त करने की बात कही और उत्पादन के साधन पर क्या कहा कि राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, उत्पादन के साधन पर भी और वितरण पर भी, यानी कि निजी संपत्ति जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में किसको सबसे ज़्यादा भय होगा, जिसके पास संपत्ति होगी, पूंजीपति होंगे, जो ज़मींदार होंगे, तो इनको जो है बहुत भय हुआ और ये हिटलर के साथ आ जाते हैं।
और इससे क्या हुआ, शक्तिशाली वर्ग का समर्थन हासिल कर लेता है हिटलर। धनिक वर्ग तो ऐसे आ जाते हैं कि उनका जो है ये साम्यवाद यहाँ पर स्थापित ना हो और उनका जो है निजी संपत्ति उनके पास बनी रहे। लेकिन अब साम्यवाद के सपोर्ट में, साम्यवाद के विरोध में जो है आम जनता को इन्होंने कैसे कर दिया, तो वो ऐसे किया क्योंकि साम्यवाद तो आम जनता के भले में ही काम कर रहा था। लेकिन हिटलर ने वहाँ भी देखे चाल चली, कहा कि जो है साम्यवादी अगर यहाँ पर शासन इस्टेब्लिश होता है जर्मनी में, तो साम्यवाद का नेता कौन है, रूस है, तो हम उसके नियंत्रण में हो जाएंगे, यानी कि हम उसके गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि नेता तो वही है साम्यवाद का, वहीं से शुरू हुआ है, तो वो एक लीडर है। जितने भी साम्यवादी देश बनेंगे वो उन सब का लीडर रहेगा और उसके अंडर में उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो हम एक प्रकार से उसके जो है मतलब गुलाम हो जाएंगे। तो भय, नियंत्रण का भय, यानी कि साम्यवाद रूस का नियंत्रण का भय दिखा करके, साम्यवादी नियंत्रण का भय दिखा करके क्या किया कि इसने जो है जर्मन राष्ट्रवादी जनता को अपने पक्ष में कर लिया, यानी कि जो गरीब जनता भी थी वो भी इनके पक्ष में आ गई कि भाई हमें साम्यवाद नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। तो जो धनिक वर्ग भी ले लिया और गरीब वर्ग भी ले लिया, आम जनता को ले लिया, सभी को ले लिया। ठीक है, तो ये हो गए साम्यवाद के जो कारण थे। एक कारण इसमें ये भी था कि साम्यवाद जो है, तो हिटलर देखिए कितने अच्छे से खेल रहा है, हर एक वर्ग को अपने साथ ले रहा है और हर एक वर्ग को जो है मतलब कुछ न कुछ झांसा दे करके अपने समर्थन में ले रहा है और सरकार के प्रति भड़का रहा है, साम्यवाद के प्रति भड़का रहा है, हर तरफ से जो है अपना जन सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना रहा है। इसमें जो है क्या किया कि यहूदियों का विरोध करना शुरू किया। यहूदियों का विरोध करना शुरू कर दिया किसने, हिटलर ने। जो यहूदियों के साथ हुआ इतिहास में किसी समुदाय के साथ नहीं हुआ। वाइमर गणतंत्र से उम्मीदें जो थी कि ये आएगा और जो है यहाँ पर एक शासन, अच्छा से शासन इस्टेब्लिश होगा, वो सब हुआ नहीं और उसका जो है फ़ायदा हिटलर ने उठाया। उसके साथ जो है आर्थिक मंदी आ गई, वो भी एक कारण हुआ हिटलर के उदय का। और दूसरा कारण क्या हुआ कि इसने यहूदियों का विरोध किया। यहूदियों के साथ मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो हुआ वो इतिहास में किसी समुदाय के साथ नहीं हुआ। इतनी बुरी तरह से यहूदियों को मारा गया। पहले इनको जो गोलियों से भूना गया, जब इनको फिर लगा कि नहीं गोलियां बर्बाद हो रही हैं तो इनको जो है क्या किया कि बड़े बड़े गैस चैम्बर में डाल करके गैस छोड़ दी गई। मतलब बहुत ही बुरा हाल किया जो है यहूदियों का। तो हिटलर ने जो है क्या किया कि यहूदियों के विरोध की नीति के माध्यम से जर्मन लोगों का समर्थन हासिल किया। ये करता क्या है हिटलर कि यहाँ भी देखिए ये अपनी जो है चालाकी दिखा रहा है कि ये कहते हैं ये जो जर्मनी में यहूदी हैं ये बहुत सीमित संख्या में थे, बहुत ही सीमित संख्या में थे, लेकिन ये इनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी, ये पढ़े लिखे थे, मतलब एक ये धनिक वर्ग से आते थे, वे व्यापार, उद्योग एवं बैंकिंग क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते थे और इस तरह यह जर्मनी का एक संपन्न वर्ग था। जैसे कि आप रख लीजिए कि हमारे यहाँ कौन क्रिश्चियन मान लीजिए, जो हमारे यहाँ क्रिश्चियन हैं, तो ये क्या है कि ये बहुत ही पढ़े लिखे हैं और इनका बहुत छोटा सा जो है बहुत कम जनसंख्या है इनकी भारत में, लेकिन जितने भी हैं ये धनिक वर्ग से आते हैं और ये एक संपन्न वर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, इनका व्यापार उद्योग हर जगह इनका एक वर्चस्व है बहुत थोड़ी संख्या में, लेकिन जो भी हैं संपन्न वर्ग है ये, तो आप ये कह सकते हैं। तो वही चीज़ यहूदियों की भी थी कि यहूदी जो थे सीमित संख्या में थे किंतु ये एक संपन्न वर्ग था ये, और ये जो है व्यापार उद्योग बैंकिंग क्षेत्र में इनका अपना प्रभुत्व था। तो इस कारण से भी जनसाधारण इन्हें शोषक मानकर इनसे घृणा करता था। हिटलर ने भी इनको बताया कि देखिए आपके रिसोर्सेज जो है ये यहूदी तो बाहर के हैं और आपके रिसोर्सेज जो है ये यूज कर रहे हैं और आराम से रह रहे हैं, ये सब आपके रिसोर्सेज हैं जिन पर इन्होंने हक कर रखा है, अपना अधिकार जमा रखा है। तो इनको क्या है शोषक मानते थे। जो जर्मनी की जनता थी, जर्मन, इनको क्या मानते थे, शोषक मानकर इनसे घृणा करने लगे, घृणा करते थे। तो ये यहूदियों की जो है कहानी होती है। और हिटलर ने क्या किया कि प्रथम विश्व युद्ध में
जर्मनी की पराजय के कारण यहूदियों के भ्रष्टाचार को बताया। उन्होंने कहा कि यहूदियों ने क्या किया कि युद्ध के दौरान ही अपने आर्थिक लाभ पर बल दिया और जर्मन सेना को निम्न स्तर की युद्ध सामग्री प्रदान की। समझ रहे हैं कैसे खेल रहा है कि बोला कि इन्होंने जो है निम्न स्तर की ये जो युद्ध सामग्री थी, हथियार वगैरह थे और जो भी चीज़ें थी वो इतनी निम्न स्तर की थी कि वो जो है टिकी नहीं पाई और ये इसीलिए जो है जर्मनी पराजित हुआ, इसीलिए जर्मनी पराजित हुआ। और इस तरह से कह करके जो है जनता को इनके प्रति और जो है घृणा भर दी कि इन्होंने जो है हमारे देश के हार का कारण, जो हमारा देश हारा, फिर उस पर जो है कंपनसेशन यानी कि धनराशि इतनी लाद दी गई, ऊपर से उसके कुछ समुद्र क्षेत्र छीन लिए गए। तो ये सब परेशानियों की जड़ क्या है, ये यहूदी हैं, क्योंकि इन्होंने युद्ध में जो है बहुत निम्न स्तर की सारा मटेरियल प्रोवाइड किया था। किसको? जो आर्मी थी, जो जर्मन आर्मी थी उसको, ठीक है, जर्मन सेना को। और इस तरह जो है होता क्या है कि यहूदियों के विश्वासघात से जर्मनी का अपमान हुआ है। इसी क्रम में हिटलर ने यहूदियों के दमन की बात करते हुए उन्हें जर्मनी से बाहर करने की बात की और जर्मनी जनता का समर्थन हासिल किया। तो समझ लीजिए इनको जो है विश्वासघाती बना दिया, यहूदियों को क्या बना दिया? विश्वासघाती बना दिया और बोला है कि जर्मनी का अपमान जो है इन्हीं के कारण हुआ है और इनको जो है देश से बाहर निकाल देना चाहिए। और इस जो हिटलर की मंशा थी उसमें पूरा जन समर्थन अपने हिस्से में ले लिया। इस तरह से उसको कहानी को बनाया या इस तरह को चीज़ों को परोसा। तो ये सारी चीज़ें जो हिटलर ने यहूदियों के बारे में की, तब इतना कत्लेआम हुआ और आम जनता है जो देखती रही। पहले उसका इन्होंने पूरा जो है एक सीन तैयार किया, उसके लिए बैकग्राउंड तैयार किया, तब जो है इन्होंने अपना उस पर फाइनली स्टेप लिए हैं। इस तरह से गैस चैम्बर में लोगों को भर भर के मारना, ये सब जो है बहुत ही डरावना था। चलिए देखेंगे। अब हम वाइमर गणतंत्र के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ लेते हैं। तो वहाँ तक जो थे सारे हमने 3-4 कारण देख लिए कि आखिर ऐसे शख्स को लोगों ने क्यों सपोर्ट किया, इतना जो मतलब एक प्रकार से दरिंदगी कर रहा था लोगों के साथ, इस तरह से यहूदियों को यातना दे रहा था, मार रहा था। तो ऐसे पर्सन को लोगों ने क्यों सपोर्ट किया? तो जब परिस्थितियाँ होती हैं ना, परिस्थितियाँ इंसान से सब कुछ करवा लेती हैं। उस समय जर्मनी की परिस्थितियाँ ही ऐसी थी कि जर्मनी की जनता पढ़ी लिखी मानी जाती है। उस पढ़ी लिखी जनता ने हिटलर जैसे शख्स का साथ दिया, हिटलर जैसे शख्स का सपोर्ट किया, उसकी ज्यादतियों में उसने जो है समर्थन दिया। तो सोच लीजिए कंडीशन जो होती है ना, परिस्थितियाँ इंसान से सब कुछ करवा लेती हैं। आगे हम देखेंगे वाइमर गणतंत्र के प्रति जो है असंतोष था, किसमें? जर्मनी की जनता में। क्यों था? तो जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही गणतंत्रात्मक शासन स्थापित हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि सम्राट ने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। और इस वाइमर गणतंत्र में वर्साय की संधि थी, अपमानजनक संधि इसको बोलते हैं जर्मनी वाले, तो अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यही हो गई कि इसके वाइमर गणतंत्र के आते ही इसने ऐसा एक मतलब विलन वाला काम कर दिया कि जनता का इस पर से जो है आते ही आते विश्वास उठ गया, इससे घृणा करने लग गई सबसे, क्योंकि इसी वाइमर गणतंत्र ने क्या किया था? अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो आते ही आते तो इसने जो है जर्मनी जनता के बीच में अपना विश्वास खो दिया। तो यह वही यहाँ पर लिखा है, अतः आरंभ से ही जर्मन जनता इसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखती थी। दूसरी तरफ सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में ये गणतंत्र विफल रहा। तो ये गणतंत्र आता है, उसके बाद एक के बाद एक परेशानियाँ आती जाती हैं। पहले तो इसको अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ता है, फिर सारा कंपनसेशन देना पड़ता है, समृद्ध राष्ट्र छिड़ जाते हैं, वो सारे हस्ताक्षर जो है यही गणतंत्र करता है, वाइमर। और उसके बाद क्या होता है कि जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं आई, मंदी आई और चीज़ें आई, उनसे क्या हुआ? उनको उन समस्याओं से निपटने में ये गणतंत्र यानी कि ये लोकतांत्रिक सरकार जो थी ये विफल रही, सफल नहीं हो पाई। तो वो भी एक कारण था कि जनता जो है इस गणतंत्र वाइमर संविधान को जो है पसंद नहीं करती थी और इसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखती थी। और दूसरा काम क्या किया कि हिटलर ने, देखो हर चीज़ में ये फायदा ले रहा है, हिटलर ने वाइमर गणतंत्र के प्रति घृणा का भाव प्रसारित कर जन समर्थन हासिल किया कि देखो यही गणतंत्र है, यही ये वाइमर गणतंत्र है जिसने इतनी अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर किए, यही वो गणतंत्र है जो कि आपकी समस्याओं को समाधान नहीं कर पा रहा है, यही वो गणतंत्र है जो कि सारी समस्याओं का जो है जड़ है, क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं रहा है,
इसको हटा के फेंक देना चाहिए, उसको उखाड़ फेंकना चाहिए, ऐसे जो है घृणा का भाव भर दिया, प्रसारित कर दिया जनता में। तो इस तरह से पृष्ठभूमि इसने बनाई। थोड़ा सा वाइमर गणतंत्र के बारे में हम जान लेंगे कि वाइमर गणतंत्र है क्या, कैसे जो है ये उद्भव होता है और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो हम थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में देखेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये आपके संविधान में यहाँ से कुछ प्रावधान लिए गए हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पृष्ठभूमि देखेंगे, संविधान की विशेषताएं देखेंगे, सीमाएं और चुनौतियां देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम सब कुछ संविधान के बारे में इन शॉर्ट देखेंगे, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड एंड इसकी इसे विशेषताएं, सीमाएं एंड कमियां, चुनौतियां, जो भी कह लें आप, इन सभी को देखेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही जर्मनी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई, तो साथ ही सैनिक पराजय भी होने लगी। इसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई, सैनिक पराजय होने लगी। और इस तरह एक तरफ हो रही सैनिक पराजय तो दूसरी तरफ वस्तुओं की कमी, मूल्य वृद्धि से क्या हुआ कि जगह जगह असंतुष्ट जनता विद्रोह करने लग गई। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं कि वहाँ पर मूल्य वृद्धि हो गई, उत्पादन में कमी हो गई, जनता की पराजय हुई और उस पर कंपनसेशन यानी कि आर्थिक जो है धनराशि वो लाद दी गई। इससे जो है जनता परेशान थी, जगह जगह जो बेसिक चीज़ें थी उनके लिए त्रस्त थी, तो वो विद्रोह तो करेगी, जगह जगह विद्रोह हो रहे थे। और ऐसे में क्या किया कि इन्हीं परिस्थितियों के चलते क्या हुआ कि जर्मन सम्राट जो थे क्या थे, विलियम केसर। तो ये केसर जो थे सम्राट, वहाँ कौन थे, केसर। तो ये पॉइंट आप कर लेंगे। इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और जर्मनी से राजतंत्र का अंत हो गया। तो जर्मनी का राजतंत्र से अंत कैसे हो गया, विश्व युद्ध के दौरान ही हो गया। और वहाँ पर क्या है, वाइमर गणतंत्र आ जाता है। और इसी के क्रम में क्या हुआ, फ्रेडरिक एबर्ट के नेतृत्व में एक गणतंत्र की स्थापना हुई, जिसका प्रधानमंत्री सीडमैन था। कौन था प्रधानमंत्री, सीडमैन था। और किसके नेतृत्व में हुई, तो फ्रेडरिक एबर्ट के नेतृत्व में जो है ये स्थापना होती है। इस सरकार ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किया और 1919 में संविधान सभा के गठन की घोषणा की। ठीक है, जो ये सरकार होती है तो ये युद्ध विराम संधि पर इसने जो है हस्ताक्षर कर दिया, वही जो वर्साई की संधि होती है उस पर जो है हस्ताक्षर किया और युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किया और 1919 में संविधान सभा के गठन की घोषणा की, जिसकी बैठक वाइमर नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, तो इसका वाइमर संविधान इसे क्यों कहा जाता है, तो आप देख लीजिए। वाइमर संविधान इसलिए कहा जाता है, अक्सर जो है लोग क्वेश्चन करते हुए मिलते हैं कि वाइमर संविधान क्या है, वाइमर इसका नाम क्यों पड़ा, या वाइमर संविधान क्या है। तो आप देख लीजिए, वाइमर जगह का नाम है और इसी जगह पर इस संविधान का निर्माण किया गया था, इसीलिए इसका जो है इस संविधान को वाइमर संविधान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हो गई। अब हम विशेषताएं देख लेंगे, बहुत उतना ही देखेंगे जितना आपकी नॉलेज को, जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको डेवलप करे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा डेवलप करते, इन शॉर्ट में ही सारी चीज़ें हम देखेंगे। जर्मनी में 18 राज्यों का संघ बना और एक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना हुई, अर्थात राज्य का प्रमुख जनता का निर्वाचित होगा। ठीक है, तो राज्य का प्रमुख कौन होगा, इस गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना हुई और क्या हुआ कि जैसे ही गणतंत्रात्मक कहीं आता है तो वहाँ का राज्य का जो प्रमुख होता है वो निर्वाचित हो जाता है, राजतंत्र से नहीं होता है, यानी कि कोई वहाँ पर पोस्ट क्या होती है, अनुवांशिक नहीं रह जाती है, वंशज नहीं होती है कोई। आगे देखेंगे कि जर्मन जनता को संप्रभु मानते हुए 20 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मताधिकार प्रदान कर दिया गया। इस वाइमर संविधान के अनुसार पूछा जाता है कि वाइमर संविधान में लोगों को कितने वर्ष के लोगों को जो है मतदान का अधिकार दिया गया था, तो 20 वर्ष के लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया था। ठीक है, कुछ मेन पॉइंट यहाँ पर लेते चलेंगे, आप इनको नोट डाउन करते चलेंगे। कार्यपालिका प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। तो कार्यपालिका प्रमुख कौन होगा इस वाइमर संविधान में, राष्ट्रपति होगा। और जो सेना का भी अध्यक्ष होगा, ठीक है, सेना का भी अध्यक्ष होगा। ठीक है, और क्या होगा कि राष्ट्रपति को विवेकाधीन आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। यही शक्तियाँ जो है आपातकालीन शक्तियाँ जो हैं यहाँ यहीं से ली गई हैं हमारे संविधान में, जो कि राष्ट्रपति को प्रोवाइड की गई हैं। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति अपने कार्य में सहायता है तो एक मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। निर्वाचन प्रणाली के तहत बहुदलीय चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है, तो बहुदलीय चुनाव प्रणाली होगी। ठीक है, एक मंत्रिपरिषद जैसे अपने यहाँ है, मंत्रिपरिषद का निर्माण होगा, इसकी जो है राष्ट्रपति को कार्यों में सहायता है तो अपने यहाँ जैसे सलाह है, तो वही बात हो गई।
और इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो ये सब जो है वाइमर संविधान की विशेषताएं हैं। ये सारी बातें, इसमें जो मेन बातें हैं वो यही थी कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। सेना का भी प्रमुख होगा और राष्ट्रपति को विवेकाधीन और आपातकालीन शक्तियाँ दी गई थी। एक मंत्रिपरिषद होगी राष्ट्रपति के लिए, जिसका चुनाव जो है राष्ट्रपति करेगा, और इस मंत्रिपरिषद का एक प्रधानमंत्री होगा। ये सारी बातें जो हैं यहाँ पर हुई। संविधान में क्या है? आपातकालीन शक्तियाँ, सीमाएं क्या थी, यानी कि इसकी कमियाँ क्या थी वाइमर गणतंत्र की, तो वो भी देख लेते हैं। संविधान में आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति को असीमित अधिकार देती हैं, ठीक है। यानी कि आपातकाल में उसको किसी से कोई सजेशन नहीं लेना है, किसी से कोई पूछताछ नहीं करनी, कोई डिस्कशन नहीं करना है, जो आया मन में उधर मुंह उठा करके डिसीजन ले लिया। इतनी असीमित शक्तियाँ वाइमर संविधान में राष्ट्रपति को दे दी गई हैं, ठीक है। तो असीमित शक्तियाँ दी गई हैं, आपातकालीन शक्तियाँ असीमित दी गई थी इसको, और इसी अधिकार का दुरुपयोग कर हिटलर ने तानाशाही शासन की स्थापना की। देख लीजिए, तो कभी, और यहीं से हमारा संविधान ने सीख लिया है कि आपातकालीन शक्तियाँ भी असीमित नहीं है राष्ट्रपति की, उसमें भी जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मशवरा वगैरह वगैरह सब चाहिए होता है। आपको तो अपना संविधान अपने देश का पता ही है, तो असीमित नहीं दिया है। देखो, लिया है यहाँ से आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान लिया है, लेकिन हम क्या है, जो इतिहास से हमें सीखने को मिलता है कि उसकी शक्तियाँ असीमित थी, तो हिटलर ने फ़ायदा उठाया। अब हमने क्या है, अपने राष्ट्रपति को असीमित शक्तियाँ नहीं दी हैं, आपातकालीन शक्तियाँ दी जरूर है, लेकिन वो असीमित नहीं है, ठीक है। तो हम जब क्या करते हैं, दूसरे गलतियों से सीखते हैं, और वहीं से हमने अपने जो है, अपने यहाँ जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, तो इनको असीमित न करके सीमित रखा है। और चलिए आगे देखेंगे। बहुदलीय चुनाव प्रणाली ने राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। तो जहाँ बहुदलीय प्रणाली होती, वहाँ कोई एक सरकार जो है शासन में आ जाए, ये बहुत ही विरला बात होती है। तो बहुदलीय चुनाव प्रणाली में जो है राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया, यानी कि सरकारें आती गईं जाती गईं, गठबंधन की सरकारें बनी कुछ दिन चली, और फिर उनमें मतभेद हुआ, टूट गई, फिर दूसरी आई, तो क्या हुआ, अस्थिरता हो गई वहाँ पर। किसी दल को बहुमत न मिलने के कारण गठबंधन की सरकारें बनी और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई, जो कि मैंने आपको बताया है। अब देख लीजिए, जो 1919 से, जबकि ये संविधान जो है बनता है, तो 1919 से 1933 तक कितनी 18 सरकारें गिरी, यानी कि 18 सरकारें आई और गईं। देख लीजिए कितना कम समय है, इतना कम समय है, कितना है ये, टोटल जो है 14 साल हो गए, 13 साल इधर और 1 साल इधर ले लीजिए। 14 साल के अंदर 18 सरकारें आई हो गई, यानी कि 18 सरकारें गिरी और दोबारा जो है सरकारें बनी। और इस जो है शॉर्ट टाइम में इसका फल क्या हुआ कि इतने शॉर्ट टाइम में जो सरकार आई, अच्छे मोटिव के साथ भी आई, तो वो कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिला कुछ करने का। वो आई गई, आया राम गया राम वाला हाल हो गया। तो वो दलों के संबंध में था, यहाँ सरकार के संबंध में हो गया, एक आया दूसरा गया, दूसरा आया दूसरा गया तीसरा आया, वही हाल यहाँ चल रहा था। तो किसी सरकार को कुछ करने का यहाँ मौका ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला, तो वो सारी आती गई और गिरती गई। अब क्या होता है कि जो इसका कारण इस तरह से हुआ क्या कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था से जनता का विश्वास कम होने लगा, क्योंकि सरकार आ रही जा रही, कुछ कर ही नहीं पा रही, समस्याओं का हल वो निकाल ही नहीं पा रही हैं, तो इनका विश्वास जो है कम होने लगा, और हिटलर ने इसी का फ़ायदा उठाया। वर्साई की अपमानजनक संधि पर इसे हस्ताक्षर करना पड़ा, अतः वाइमर गणतंत्र को आरंभ से ही जनता के अपमान के प्रतीक के रूप में देखा गया। तो ये सारी चीज़ें जो थी वाइमर गणतंत्र में, जो सरकारें आईं उनको कुछ सुधार करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अस्थिरता थी। और वाइमर गणतंत्र ने, जैसे कहते नहीं, पहला ही कदम गलत हो गया, फर्स्ट इम्प्रेशन ही गलत हो गया। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ये हमेशा याद रखिए। तो वो जैसे ही वाइमर गणतंत्र आता है और उसने अपमानजनक संधि पर साइन किए, वहीं से ये लोगों की नज़रों से उतर गया। तो आगे देखेंगे नाजीवाद के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। इनके सिद्धांत सीधे सीधे क्वेश्चन में आते हैं, मतलब आपके पेपर में, एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम मिस नहीं कर सकते हैं। तो ये देखेंगे, ये लोकतंत्र का विरोधी है, ठीक है, ये लोकतंत्र को नहीं मानता है, क्योंकि लोकतंत्र में सबकी सुनी जाती है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये जो है नाजीवाद है, क्या है, ये लोकतंत्र का विरोधी है, ये शांति विरोधी है। ये नाजीवाद और जो आपका उधर फांसीवाद था, दोनों की विशेषताएं ये दोनों है, शांति विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, साम्यवादी विरोधी है, तो ये तीनों विशेषता हो गई। बुद्धिवाद का विरोध करता है, 4 विशेषता हो गई। ये चारों जो हैं दोनों की
की समान विशेषताएं हैं। ठीक है, समान विशेषताएं कह लीजिए, या फिर जो इसका ये सिद्धांत कहिए। अभी हम सिद्धांत देख रहे हैं, तो ये सिद्धांत हैं, तो 4 सिद्धांत जो हैं ये सेम हैं। ठीक है, दोनों के लिए सेम है। फिर नाजीवाद क्या करता है कि अखिल जर्मन साम्राज्य का निर्माण ये करने की बात करता है, यानी कि अखिल जर्मन साम्राज्य का निर्माण होगा। जो कहते हैं कि जहाँ जहाँ जर्मन है वहाँ वहाँ जर्मनी, ऐसी बात जो है इसके द्वारा कही जाती है। तो वो जो है सभी जर्मन को इकट्ठा करके अखिल जर्मन साम्राज्य का निर्माण करने की बात करता है। और क्या है, प्रजाति शुद्धता का सिद्धांत, इस पर हम बात करेंगे। प्रजाति शुद्धता का सिद्धांत जो है इस पर ये बात करता है। और आर्यवत, ये जो है आर्यवत का सिद्धांत और रक्त एवं मिट्टी का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत जो हैं इसने दिए। ठीक है, कौन सा, प्रजाति शुद्धता का सिद्धांत ये कहता था कि जो जर्मन जाति है ये सबसे शुद्ध है, सबसे पवित्र है। और क्या कहता था कि हम आर्य हैं, और आर्य जाति जो है, आर्य जातियों को इसने जो है सबसे ऊंचा माना। ठीक है, और क्या, रक्त एवं मिट्टी के सिद्धांत में इन्होंने किसानों को इंक्लूड किया, और इस पर भी हम आगे बात करेंगे पूरी तरह से। तो इतना ही समझ लीजिए कि ये किसानों को इसमें इंक्लूड किया गया था, और ये आर्य को जो है सबसे ऊंचा मानता है। और अपनी जो प्रजाति शुद्धता का सिद्धांत दिया, यानी कि जर्मन जाति जो है शुद्ध है, इसको किसी और नस्ल से क्या है मिक्स नहीं होने देना है। यानी कि अंतर जाति विवाह पर ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करता था कि किसी भी अंतर जाति विवाह को ये बिल्कुल मानता नहीं था, क्योंकि इससे जो क्या हो रहा था कि जर्मन जाति थी वो कहते नहीं कि मिक्स हो रही थी, वहाँ कह रहे थे कि मिक्स नस्ल एक प्रकार से आ रही थी। तो वो कहते थे ये जर्मन जब सबसे शुद्ध हैं तो इनको किसी और जर्मन जो है जर्मन से ही उसका विवाह होना चाहिए, और उनके बच्चे जो हैं शुद्ध जर्मन नस्ल से होने चाहिए। ऐसे तो इसके थॉट थे। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे। कुछ थॉट जो है कहते हैं कि हिटलर ने हेगल से लिए हैं, क्योंकि हेगल भी जर्मन राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर मानता था। कहता था कि हर एक समय में कोई एक नस्ल होती है जिस पर जो है प्रभु की असीम कृपा होती है, और प्रभु उससे जो है साक्षात उसके कांटेक्ट में रहते हैं, तो ये जो है जर्मन है। ऐसे हेगल ने विचार दिए थे कि अभी इस समय जो है वो जर्मन नस्ल है जिसके कांटेक्ट में ईश्वर है, जिससे मतलब ईश्वर ने जिसको चुना है, सबसे शुद्ध माना है, जर्मन है। तो यहीं से विचार जो है हिटलर ने लिए थे। लेकिन हेगल ने सिर्फ विचार दिया था, उसमें कुछ उपद्रव नहीं मचाया था। और हिटलर ने वहाँ से क्या किया, विचार लिया और उसको जो है बिल्कुल इम्प्लीमेंट करने पर, और मतलब एक प्रकार से कत्लेआम करने पर ये उतारू हो गया, कर ही रहा था। तो ये सारी बातें हो गई। आगे देखेंगे अखिल जर्मन साम्राज्य के निर्माण का सिद्धांत, जिसके बारे में बात की थी, वहाँ पर हम इसको थोड़ा सा जानेंगे। अब यहाँ पर डिटेल में हिटलर ने कहा कि जर्मन की सीमाएं संयोग का फल हैं। जर्मन की सीमाएं क्या हैं, संयोग का फल हैं, जिन्हें मानव ने बनाया है और इसे मानव ही परिवर्तित करेगा। अतः खोए हुए प्रदेशों की प्राप्ति स्वतंत्रता आंदोलन है, इसलिए जर्मनी अपने खोए हुए क्षेत्रों की प्राप्ति अवश्य करेगा। तो यानी कि जो युद्ध में क्या है कि इससे क्षेत्र ले लिए गए थे, जो समृद्ध क्षेत्र से इसे छीन लिए गए थे, तो उसी की बात ये कर रहा है कि जर्मन की सीमाएं संयोग का फल है, यानी कि हम हार गए और हमारी सीमाएं तब्दील हो गई, यानी कि हमारी जो है हमारे क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों में के अंडर में चले गए, उनके नेतृत्व में चले गए, उनके अधिनायकत्व में चले गए, और हमारी सीमाएं चेंज हो गई, यानी कि हमारा एरिया जो है कम हो गया। और क्या कहते हैं कि जिन्हें मानव ने बनाया, तो ऑब्वियसली जब ये विश्व युद्ध होता है तो इसे मानव ने ही किया था। ये जो संधियाँ होती हैं इसी में इससे क्षेत्र छीने गए थे, तो ये मानव निर्मित सीमाएं थी, और इसे मानव ही परिवर्तित करेगा। यानी कि जो मानव परिवर्तित, यहाँ पर जर्मन को वो निर्देश दे रहा है कि इसे मानव परिवर्तित करेगा, यानी कि आप लोग परिवर्तित करोगे और अपने खोए हुए प्रदेशों की स्वतंत्रता, जो तुम्हारे खोए हुए प्रदेश हैं उनको प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता आंदोलन चलाना है, और इन सभी क्षेत्रों को इन जो है प्राप्ति फिर से करना है, ऐसा इन्होंने बोला। तो यही जो है अखिल जर्मन साम्राज्य के निर्माण का सिद्धांत यही बताता है। हिटलर ने कहा कि बढ़ती हुई जर्मन आबादी के बचने के लिए उसका विस्तार जरूरी है, अतः जहाँ कहीं भी जर्मन भाषा भाषी रह रहे हैं उन सभी क्षेत्रों को मिलाकर एक अखिल जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया जाएगा। इस तरह हिटलर ने विस्तारवादी नीति की जो है ये समर्थन दिया, विस्तारवादी नीति की वहाँ पे उद्घोषणा की।
तो क्या कहा, मैंने अभी कहा, इनका एक फेमस कथन है, जहाँ जहाँ जर्मन है वहाँ वहाँ जर्मनी। तो जहाँ जहाँ जर्मन आबादी के बसने के लिए उसका विस्तार जरूरी, ऐसा ये कहते हैं। और जहाँ कहीं भी जर्मन भाषा भाषी रह रहे हैं उन सभी क्षेत्रों को मिला लो और एक अखिल जर्मन साम्राज्य की निर्माण किया जाएगा। तो इन्होंने एक विस्तारवादी नीति जो है इसको भी अपना लिया। विस्तारवादी नीति मुसोलिनी ने भी अपनाया था। कहा था कि जो है हमारे रिसोर्सेज कम है, इसलिए हमें अपनी सीमाओं का बढ़ाना पड़ेगा। जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको जो है सारी सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए क्या करेगा कि हमें कि इटली की सीमाओं को बढ़ाना पड़ेगा और जनता उसके साथ हो ली। और उसी तरह वही कुछ वैसे ही बातें जो है ये भी कर रहा है कि जहाँ जहाँ जर्मन है वहाँ भाषा भाषी रह रहे हैं उन सभी क्षेत्रों को जर्मन के अंडर जो है जर्मन साम्राज्य का हिस्सा बना लेना है। तो ये हो गया इनका सिद्धांत, जो इन्होंने अखिल जर्मन साम्राज्य के निर्माण का सिद्धांत दिया है, तो वो इससे संबंधित है। अब हम देखेंगे दूसरा, प्रजाति शुद्धता का सिद्धांत। तो ये क्या कहता है कि हिटलर ने कहा कि जर्मन लोग श्रेष्ठ नस्ल के लोग हैं, मानव संस्कृति की प्रगति का आधार आर्यों ने तैयार किया है और जर्मन जनता शुद्ध आर्य जाति है, अतः इसे अन्य प्रजातियों पर शासन करने का अधिकार है। ये भी कहते हैं कि शासन करने का अधिकार है, प्लस इन्होंने मैरिज वगैरह में रिस्ट्रिक्शन भी लगाया था वहाँ पर। तो ये कहते हैं कि जर्मन जात सबसे श्रेष्ठ लोग हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं कि जो ये आर्य हैं, आर्य जाति है, ये शुद्ध जो है आर्य जाति है और इसे अन्य प्रजातियों पर शासन करने का अधिकार है। तो देखो ऐसे विचार रखता है कि ये सबसे शुद्ध जाति है और अन्य प्रजातियों पर ये अधिकार करेगी। इस तरह हिटलर ने आर्य को शासक जाति का बताया और इस दृष्टि से जर्मनी के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन स्थापित करेगा। तो साथ ही हिटलर ने अनार्य बताते हुए उनके दमन की बात कही। तो ये भी बताया इसमें इन्होंने कि जो है आर्य जाति क्या है, शासक जाति है, शासक जाति है, प्लस जो जर्मनी है ये विभिन्न क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित करेगा और जो अनार्य हैं उनका दमन भी करेगा। ऐसी बात नहीं है, जो अनार्य हैं, जो आर्य प्रजाति से अलग है, उनका दमन भी करेगा। जहाँ जहाँ जर्मनी का शासन स्थापित होगा वहाँ अनार्य का दमन भी करेगा। तो जैसे इन्होंने यहूदियों के साथ किया ही, इसको जो है अपने राष्ट्र को जर्मनी जो सिर्फ जर्मन यहाँ पर रहेंगे ऐसा सोचकर ही इसने यहूदियों को जो है इस तरह से कत्लेआम शुरू किया था। अगला क्या है, ये रक्त एवं मिट्टी का सिद्धांत देते हैं हिटलर महोदय। इसमें क्या है कि हिटलर ने किसानों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए यह सिद्धांत दिया। उसने कहा कि किसान जो किसान हैं वो जर्मन प्रजाति के महान प्रतिनिधि हैं और कृषकों को इस तरह महत्व देने के पीछे जो है इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका हिटलर को सैन्यवाद को बढ़ावा देना, क्योंकि इसको तो जो है विस्तारवादी नीति अपनानी थी, इसको जो है सेना चाहिए थी अच्छी खासी। तो इसने जो है क्या किया कि ये जो किसान वर्ग था इसको अपने पक्ष में ले लिया, क्योंकि जो कृषक समाज था उसमें जन्म दर ऊंची थी, यानी कि यहाँ पर बच्चे ज़्यादा थे, एक एक पेरेंट्स के पास ज़्यादा बच्चे थे, जन्म दर ऊंची थी। तो सेना कहाँ से इसको मिलेगी, यहीं से मिलेगी। जहाँ जन्म दर ऊंची होगी, बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे, वहीं से कुछ बच्चे जो हैं सेना में आ जाएंगे। इनकी सेना विशाल सेना बनाने के लिए इनको कृषक समाज की ऊंची जन्म दर जो थी उसका इसने जो है फ़ायदा उठाया और उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हुए कहा कि क्या कहा, किसान जर्मन प्रजाति के महान प्रतिनिधि हैं, सिर्फ अपनी सेना को तैयार करने के लिए, ऐसा इसने कहा, क्योंकि वहाँ से इसको एक बड़ी सेना मिलने की उम्मीद थी। और हुआ भी ऐसा ही, उसने बड़ी सेना तैयार की, बड़ी सेना जो है खड़ी की। तो अतः इस वर्ग के सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, इस वर्ग से सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया। इसी क्रम में हिटलर ने बेरोजगार कृषक समुदाय को सैनिक समूह में भर्ती कर उनकी आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयास किया और इस माध्यम से एक विशाल सैन्य संगठन का निर्माण किया। तो इनको क्या किया, इनकी ऊंची दर थी तो इनको अपने सेना में भर्ती किया और इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा और क्या किया कि एक विशाल सैन्य संगठन निर्माण किया, यानी कि एक विशाल सेना इसने जो है तैयार कर ली। तो देखिए कैसे कैसे इसने पहले जन समर्थन लिया, फिर कैसे कैसे अपने दृष्टिकोण को लोगों पे जो है डालता रहा, उनका मनोभाव चेंज करता रहा। अब ये सेना पर आ गया है कि हम सेना, क्योंकि सेना के बिना विस्तारवादी नीति संभव नहीं है, सेना ही लड़ेगी, तो सेना पर आ गया है। और इसने जो है क्या दिया है, रक्त एवं मिट्टी का सिद्धांत दिया है। ये सेना से संबंधित है, क्वेश्चन ऐसे भी आता है, सेना से संबंधित कौन सा सिद्धांत है, तो रक्त एवं मिट्टी का सिद्धांत है। और आर्य नस्ल
ऊंची इससे संबंध कौन सा है, तो वो भी हमने आपको बताया। ये सभी जो है आप पॉइंट नोट करेंगे। अब हम हिटलर की विदेश नीति के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इस हिटलर की जो विदेश नीति है उसके उद्देश्य क्या थे, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो जो अखिल जर्मन साम्राज्य का निर्माण करना था, यानी कि जहाँ जहाँ जर्मन रह रहे हैं, जर्मन भाषा भाषी हैं, उन क्षेत्रों को जर्मन साम्राज्य में मिलाना है। तो इसी को इसने अखिल जर्मन साम्राज्य निर्माण का करना, ये एक इसकी विदेश नीति में शामिल हो गया। दूसरा है वर्साय संधि प्रावधानों का उल्लंघन करना। तो इसने जो है वर्साय की संधि थी उसमें जो प्रावधान किए गए थे उसका इसने उल्लंघन कर दिया, यानी कि इसकी सैन्य शक्ति को छीन किया गया था, तो इसने सैन्य शक्ति बढ़ा ली। इसके निशस्त्रीकरण किया गया था, उसकी प्रावधान किए गए, तो इसने शस्त्रों को जो है बढ़ाना शुरू कर दिया। और ये सारी चीज़ें करके इसने जो है क्या किया कि ये जो वर्साय की संधि थे, उनके प्रावधान थे, इन सबको जो है क्या किया कि इन सबको तोड़ना शुरू कर दिया, उल्लंघन करना। ये उद्देश्य था इसका विदेश नीति का कि हम वर्साय की संधि को नहीं मानेंगे, हम वर्साय की संधि को जो है उल्लंघन करेंगे। तीसरा क्या था, साम्यवाद का विरोध करना, क्योंकि ये साम्यवाद जो था ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा था और ये जो पूंजीवादी देश थे इनको बहुत बड़ा खतरा उस समय इससे लग रहा था। सबसे बड़ा खतरा इवन इससे लग रहा था कि साम्यवाद का प्रसार जो है अगर पूरे देश में हो गया तो पूंजीवाद तो नष्ट ही हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा खतरा था पूंजीवादी देशों के लिए। अब हम इनकी गतिविधियों पे बात कर लेंगे थोड़ी सी। गतिविधियाँ क्या हैं, हिटलर ने राष्ट्रसंघ एवं निशस्त्रीकरण सम्मेलन से त्यागपत्र दे दिया। देख लीजिए जो ये सम्मेलन हुए थे, राष्ट्रसंघ एवं निशस्त्रीकरण सम्मेलन, इनसे क्या किया, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और राइन भूमि का सैन्यीकरण किया। जो राइन भूमि होती उसका सैन्यीकरण किया, यानी और है कि जर्मन में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की गई और ब्रिटेन से नौसैनिक समझौता किया गया। तो जर्मन में अनिवार्य सेना यानी कि सभी नागरिकों के लिए सेना में सेवा देना, सैनिक सेवा देना ये अनिवार्य हो गया था। और ब्रिटेन से इसने क्या किया कि ब्रिटेन से नौसैनिक समझौता इसने कर लिया था। तो वहाँ से इसको जो दूसरे रिसोर्सेज मिलने लगे थे, तो नौसैनिक समझौता इसने क्या किया था, ब्रिटेन के साथ कर लिया था। 1936 में ये क्या करता है कि इटली के साथ समझौता कर रोम बर्लिन धुरी का निर्माण किया और इसमें जो है अगले वर्ष जापान को भी शामिल कर लिया। तो रोम बर्लिन धुरी ये जो इसका निर्माण करता है और अगले वर्ष इसमें जो है जापान को भी शामिल कर लेता है। रोम बर्लिन टोक्यो आ जाता है अब, क्योंकि जापान क्या है, टोक्यो जो है जापान से है और जर्मनी क्या है, बर्लिन जो है जर्मनी से हो जाएगा और रोम क्या हो जाएगा, इटली से संबंधित हो जाएगा। तो क्या हुआ, रोम बर्लिन टोक्यो धुरी जो इसने इसका निर्माण किया और इसने क्या किया कि साम्यवाद विरोधी संगठन को निर्मित किया। ये सब जो है एक उसमें आ जाते हैं, एक ग्रुप में आ जाते हैं, एक धुरी का निर्माण करते हैं और एक प्रकार से साम्यवाद विरोधी संगठन का निर्माण कर लेते हैं ये सभी। तो ये इनकी गतिविधियाँ थी। आगे देखेंगे 1938 में म्यूनिख 1938 में क्या होता है, म्यूनिख समझौते के तहत उसने चेकोस्लोवाकिया के समृद्ध क्षेत्र सुडेटन लैंड पर नियंत्रण किया और इसी तरह ऑस्ट्रिया पर हमला कर उस पर नियंत्रण किया। और 1939 में रूस के साथ जन आक्रमण संधि की, किसके साथ की, रूस के साथ जन आक्रमण संधि की। अंततः 1939 में डांजिंग नगर बंदरगाह पर नियंत्रण के लिए पोलैंड पर हमला किया। तो ये जो डांजिंग नगर बंदरगाह था इस पर नियंत्रण के लिए किस पर हमला किया, पोलैंड पे हमला कर देता है और उसका ब्रिटेन और फ्रांस से संघर्ष शुरू हुआ जो द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। तो क्या हुआ, इसका जो है जब ये पोलैंड पे हमला करता है तब जो है ब्रिटेन और फ्रांस की आंखें खुलती हैं और ये जो है क्या करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में फिर ये सामने आता है। देखिए अभी हमने बात की थी कि इसने ब्रिटेन की नौसेना से समझौता किया, तो तब ये यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस जैसे जो देश थे ये हिटलर को सारी जो गलतियाँ थी, सारी जो ज्यादतियाँ थी, जितनी ये संधियाँ तोड़ रहा था और सैन्य संगठन तैयार कर रहा था, शस्त्रीकरण कर रहा था, इन सब में जो है एक प्रकार से मूक समर्थन दिया। और ये मूक समर्थन क्यों दिया, क्योंकि ये चाहते थे
कि साम्यवाद ना बढ़े, और साम्यवाद तेज़ी से प्रसारित हो रहा था उस समय, तो लोकप्रिय हो रहा था। तो ये जो है फ्रांस, और ये ब्रिटेन, ये सब पूंजीवादी देश हैं, तो ये चाहते थे कि किसी तरह से जो है साम्यवाद का क्या हो जाए, रोकथाम हो जाए, साम्यवाद जो है बढ़ने ना पाए। तो इनका एक ही रास्ता दिख रहा था कि जो हिटलर जितना शक्तिशाली होगा उतना ये साम्यवादियों का विरोध करेगा, और उतना ही जो है ये जो साम्यवादी देश हैं उनका विरोध करेगा और साम्यवादी विचारधारा को फैलने से रोकेगा। तो इसलिए जो है ये मूक दर्शक बने, सारी चीज़ें, सारी ज्यादतियाँ हिटलर की देखते रहे, जो भी इसने किया सब कुछ जो है सराखों पे रख लिया और कान में रुई डाल के बैठे रहे। लेकिन जब इसने क्या किया कि पोलैंड पे हमला कर दिया, तब जो है ब्रिटेन और फ्रांस इसमें कूद पड़ते हैं, और द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में ये जो है ये इवेंट क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के तौर में द्वितीय विश्व युद्ध की तरह सामने आया। ठीक है, तो इन्होंने जो है एक जॉइंट जो है एक राक्षस तैयार कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस जो भी देश थे उस समय लीडिंग देश थे, तो उसने जो है हिटलर को नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? क्योंकि वो कहते थे, इन्होंने क्या किया कि एक संधि की, आगे बताएंगे वो संधि, अभी शॉर्ट में सुन लीजिए, उस पर आगे चर्चा करेंगे। एक संधि की, उसमें कहा कि ठीक है भाई, तुम हमारी साइड हमला नहीं करोगे, ये आप वादा कर लो, संधि में हस्ताक्षर कर दो, ये ट्रीटी हो गई हमारी। लेकिन इसको दूसरी तरफ यानी कि रूस की तरफ खुला छोड़ दिया, उसके बारे में इस संधि में कुछ कहा भी नहीं गया। और उससे बड़ी बात ये हुई कि इस संधि में रूस को बुलाया ही नहीं गया। जब उस संधि में रूस का भी काम था, रूस का भी क्षेत्र जो आ रहा था, सभी का एक प्रकार से वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था, क्योंकि सभी से संबंधित वो मसला था। तो इन्होंने जो है रूस को नहीं बुलाया, और रूस की तरफ वाला क्षेत्र जो है, एरिया, आप बाउंड्री कह लीजिए, उसको छोड़ दिया खुला कि जाओ भाई, तुम यहाँ जो तुम्हें करना है उत्पात मचाओ, हमारी तरफ जो है तुम कुछ मत करना। तो ये इस तरह की संधि जो है भेदभाव वाली संधि करते हैं। तो लेकिन ये सब क्या है, इन सब की वजह से होता क्या है कि हिटलर एक जाइंट के रूप में, एक बड़े राक्षस के रूप में बन करके उभर करके तैयार हो जाता है। और फिर जो है लास्ट में जब ये पोलैंड पे हमला कर देता है, तब ब्रिटेन और फ्रांस जो है इसमें कूद पड़ते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज़ हो जाता है। आगे देखेंगे, इस तरह हिटलर की विदेशी नीति के तहत उठाए गए कदमों ने क्या किया, विश्व युद्ध का आधार तैयार किया। जो हिटलर ने क्या किया, कदम उठाए थे अपने, इसी ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध के द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उसका आधार इसी के जो उल्टे सीधे कदम थे, यानी कि जो डिसीजन थे, उसने तैयार किया। यद्यपि वह जो है विश्व युद्ध नहीं चाहता था। हिटलर की अगर बातें देखें तो वो ऐसा नहीं चाहता था कि विश्व युद्ध दोबारा हो। वह तो बस केवल पोलैंड से एक छोटा युद्ध करके डांजिंग नगर पर नियंत्रण चाहता था, और इसी प्रयास में वो ब्रिटेन और फ्रांस से संघर्ष में उलझ गया। तो वो सिर्फ चाहता क्या था कि ये डांजिंग नगर पर जो है क्या चाहता था, इसमें डांजिंग नगर जो था इस पर जो है नियंत्रण चाहता था वो। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हिटलर किस नगर पे नियंत्रण चाहता था और किस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो डांजिंग नगर पर नियंत्रण चाहता था, इसलिए उसने जो है पोलैंड के साथ एक जो है छोटा सा युद्ध करके ये नगर जो है हथियाना चाहता था। और इसी के प्रयास में क्या हुआ कि ब्रिटेन और फ्रांस से संघर्ष शुरू हो गया। अब हम देखेंगे लोकार्नो की संधि। तो लोकार्नो की संधि में होता क्या है, लोकार्नो स्विट्जरलैंड में एक स्थान है। तो लोकार्नो क्या है, ये स्विट्जरलैंड का एक स्थान है, ये देख लीजिए, है ना, जहाँ यूरोपीय शांति के लिए 1925 में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे पूंजीवादी राष्ट्र शामिल थे, किंतु रूस को आमंत्रित नहीं किया गया, जिसके बारे में मैं आपको बात बता चुकी हूँ। लेकिन फिर भी आप ऐसे देखेंगे, लिखा हुआ भी है साथ में, मैं बता रही हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। प्लस आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसमें जो है किसको नहीं आमंत्रित किया, रूस को आमंत्रित नहीं किया। सम्मेलन में की गई संधि के तहत जर्मनी की वर्साय संधि के द्वारा किए गए क्षेत्रीय परिवर्तनों को मान्यता दे दी। जो क्षेत्रीय परिवर्तन थे उन सभी को मान्यता दे दी, ठीक है। और उसने एल्सेस लॉरेन क्षेत्र पर फ्रांस के अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी। जो एल्सेस लॉरेन क्षेत्र था उस पर क्या हुआ, फ्रांस के अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी। इतना ही नहीं, जर्मनी ने अपनी पश्चिमी सीमा के पालन की गारंटी ली। यानी कि जो पश्चिमी सीमा है, मान लिया कि यहाँ पर देश इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर सारे देश इकट्ठे हो गए हैं और ये है पश्चिमी सीमा, तो बोला कि भाई इधर जो है तुम मत आना, इधर भूल के भी आँख उठा के मत देखना,
और तुम्हें जो इधर करना है, जो भी करना है वो तुम कर लो, फ्री हो इधर करने के लिए करो, लेकिन हाँ इतना एरिया जो है, इतना एरिया तुम इधर मत आँख उठाना, इधर जो है देख भी मत देना। तो इस जो है क्या किया कि पश्चिमी सीमा के पालन की गारंटी दे दी कि पश्चिमी सीमा में आप किसी प्रकार का आक्रमण नहीं करेंगे, कोई उत्पात नहीं बचाएंगे, है ना, किसी तरह की जो है गलत गतिविधियाँ इधर इस सीमा में नहीं करेंगे। और जो है पूर्वी सीमा थी उसको खुला छोड़ दिया रूस के लिए कि जाओ रूस का जो है आप रूस के साथ भिड़ो, उसको जो है साम्यवादी उसका शासन है उसको उखाड़ फेंको। तो उधर जो है एक प्रकार से मूक स्वीकृत दे दी कि जाओ तुम रूस में करो, जाकर जो करना है, युद्ध करो, आक्रमण करो, तुम्हारी मर्जी। आगे देखेंगे, मूल्यांकन पे थोड़ा सा नज़र डालेंगे। इसके अगर हम देखें सकारात्मक पहलू, तो लोकार्नो संधि से फ्रांस एवं जर्मनी के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति की दिशा में प्रयास हुआ। तो ये जो लोकार्नो की संधि है, इसके लोकार्नो की संधि के सकारात्मक पहलू देखें तो इसमें फ्रांस एवं जर्मनी के बीच में जो तनावपूर्ण संबंध थे वो समाप्त हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण संबंध जर्मनी और फ्रांस के बीच ही थे, और फ्रांस की वजह से ही जर्मनी पर इतने सारे जो है ये कंपनसेशन वगैरह लादे गए थे। इसमें फ्रांस का ही सबसे बड़ा हाथ था, और उसी के कहने पर ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर हुई। तो फ्रांस और जर्मनी में सबसे ज़्यादा जो है मनमुटाव था। तो इस जो ये लोकार्नो की संधि होती है, इस लोकार्नो की संधि में क्या होता है कि इनकी जो संबंध होते हैं, तनावपूर्ण संबंध की समाप्ति की दिशा में प्रयास हुआ था इसमें, और काफ़ी हद तक जो है इसको रिड्यूस भी किया गया। जर्मनी द्वारा एल्सास लॉरेन क्षेत्र पर फ्रांस के नियंत्रण को मान्यता प्रदान करने से फ्रांस जर्मनी में आई पूर्वी सीमा के प्रति जो है निश्चित हो गया। तो जब क्या किया कि जर्मनी ने जो एल्सास लॉरेन क्षेत्र पर फ्रांस के नियंत्रण को मान्यता दे दी, तो फ्रांस जर्मनी में अपनी पूर्वी सीमा के प्रति निश्चिंत हो गया, यानी कि जो है अब वो अपनी पूर्वी सीमा के प्रति भी निश्चिंत हो गया फ्रांस कौन, और इससे इनके जो संबंध थे वो थोड़ा सा कम तीखे होने लग गए। आगे क्या है कि जर्मनी को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाया गया। जर्मनी को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाया गया, फलता हुआ भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बन गया। जर्मनी को क्या किया गया, राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा जो ये इनका जो जर्मन नागरिक थे तो उनका थोड़ा सा अपमान यहाँ से वापस आने लगता है, क्योंकि जो वर्साई की संधि की तरह ये संधि क्या थी, आरोपित नहीं थी। अर्थात इसमें जो जर्मन प्रतिनिधियों की सहमति से संधि के प्रावधान बनाए गए थे, यानी कि इसमें जो है जर्मनी की पूरा इन्वॉल्वमेंट था इन प्रावधानों को बनाने में। जो जर्मनी के प्रतिनिधि थे, है ना, उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट था, उनकी सहमति ली गई थी इन प्रावधानों को बनाने में। तो इससे क्या हुआ कि जर्मनी का सम्मान भी स्थापित हुआ, यानी कि जर्मनी का जनता का जो राष्ट्रवाद आहत हुआ था, उसका सम्मान आहत हुआ था, तो उसका भी जो है पुनः स्थापित, उसका सम्मान जो है स्थापित होता है। इससे जो है थोड़ा सा संतोष आता है उन जर्मन जो नागरिक थे उनमें। तो ये सकारात्मक पहलू हो गए। अभी हम जो है नकारात्मक पहलू की बात करेंगे। नकारात्मक पहलू में क्या था कि इस संधि के तहत जर्मनी ने अपनी पश्चिम सीमा का पालन करने के लिए स्वीकृति दी, किंतु उससे पूर्वी सीमा के पालन करने के लिए कोई स्वीकृति नहीं लिए। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जो पश्चिम सीमा थी, तो उसने क्या किया कि कहा कि ठीक है, पश्चिम सीमा में तुम कोई भी आक्रमण, कोई भी गलत गतिविधि नहीं करोगे, लेकिन पूर्वी सीमा के लिए वो चुप रहा, यानी कि एक प्रकार से उसने मूक स्वीकृति दे दी कि जाओ तुम्हें जो करना है करो, जा करके हमारी तरफ मत आना बस। अर्थात इस संधि में पूर्वी सीमा का उल्लंघन करने की बात अंतर्निहित थी, यानी कि आप पूर्वी सीमा का उल्लंघन कर सकते हो। इस तरह यह संधि वर्साई की संधि की भावना का उल्लंघन कर रही थी। ठीक है, ये नकारात्मक पहलू थे। आगे क्या है कि लोकार्नो संधि के तहत जर्मनी की क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। जो लोकार्नो की संधि थी, इसके तहत जर्मनी की क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान जो है नहीं हुआ। उसकी डार्जिलिंग नगर की मांग को नहीं माना गया। जो जर्मनी था वो डार्जिलिंग नगर के लिए बराबर जो है उसने पोलैंड पे भी मतलब बाद में हमला करता है, और उसकी जो है हमेशा से डार्जिलिंग नगर है इसकी मांग थी, तो लेकिन उसकी मांग को नहीं माना गया। अतः जर्मनी असंतुष्ट ही बना रहा, यानी कि एक वहाँ पर उसका राष्ट्रवाद जो है, थोड़ा सा राष्ट्र का सम्मान तो स्थापित हुआ था, लेकिन क्योंकि उसके सहमत से प्रावधान बनाए गए थे, लेकिन फाइनली हुआ क्या कि इसमें जो है उसकी मांग थी, डार्जिलिंग नगर पर अपने आधिपत्य की मांग थी, उसको पूरा नहीं किया गया और जर्मनी असंतुष्ट ही बना रहा।
इस क्षेत्र की प्राप्ति के लिए आगे हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। जैसे कि मैंने अभी भी बात की कि इसकी शुरू से मांग थी इस क्षेत्र की, यानी कि दांजिंग नगर की, और जो कि पूरी होती हुई नहीं दिख रही थी। तो हिटलर ने क्या किया, पोलैंड पे हमला कर दिया। और यही पोलैंड पे हमला क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन गया, क्योंकि इस पोलैंड पे हमला होते ही फ्रांस और ब्रिटेन इस इवेंट में कूद पड़ते हैं, आ जाते हैं, जो कि अभी तक कान में रुई डाल करके और आंखों में पट्टी बांध करके हिटलर की सारी हरकतों को नज़रअंदाज कर रहे थे। और एक इतना बड़ा जो है इन्होंने जो कह सकते हैं मॉन्स्टर तैयार कर दिया था, सिर्फ अपने स्वार्थ में। इन्होंने सब कुछ जो है अपने स्वार्थ में किया। ये पूरा द्वितीय विश्व युद्ध अगर देखा जाए तो कारण तो बहुत है, लेकिन अगर हम निष्कर्ष पर पहुँचे तो ये इसमें जो ये कुछ प्रमुख देश थे, लीडर्स थे इनके, तो ये जो लीडिंग देश थे इनका बहुत बड़ा हाथ था द्वितीय विश्व युद्ध के लाने का, क्योंकि सब इन्हीं का अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ये एक पे एक गलतियाँ करते चले गए। पहले संधियाँ की उल्टी सीधी, जिससे कि लोग आहत हुए, लोगों को परेशानी हुई। उसके बाद फिर क्या किया कि जब हिटलर इस तरह से बढ़ रहा था, गलत काम कर रहा तो कान में रुई और आँख में पट्टी बांध के बैठे रहे कि नहीं भाई, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में। तो इन्होंने अपने स्वार्थ की वजह से जो है क्या किया कि दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध की ओर ढकेल दिया। आगे देखेंगे, लोकार्नो संधि को रूस ने साम्यवाद विरोधी माना। अब जब उसको लोकार्नो संधि, रूस को बुलाया नहीं, और साम्यवाद देशों की, साम्यवाद देश कौन था, रूस था, तो उस तरफ की सीमा भी खुली छोड़ दी कि जाओ भाई, यहाँ तुम्हें जो करना है, उस तरफ की कोई गारंटी नहीं ली। तो जाहिर सी बात है, तो रूस उसको जो है क्या मानेगा, साम्यवाद विरोधी मानेगा ही, क्योंकि साम्यवाद को उखाड़ने के ये सभी पक्ष में थे, और साम्यवादी देश रूस को बुलाया भी नहीं इस संधि में, तो साम्यवाद का विरोधी माना इस संधि को। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसमें कि लोकार्नो की संधि क्या थी कि रूस ने इस संधि को साम्यवाद विरोधी माना। और क्या था, क्योंकि एक तरफ तो इसमें रूस को आमंत्रित नहीं किया गया, दूसरी तरफ जर्मनी को अपनी पूर्वी सीमा के पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया गया। तो देखो, दोनों चीज़ें जो हैं वही चीज़ें हैं। बार बार ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लॉन्ग टाइम मेमोरी बनी रहे। और देखेंगे आगे, वस्तुतः जिस तरह पश्चिमी पूंजीवाद शक्तियों ने जर्मनी से अपनी पश्चिमी सीमा का पालन करने की स्वीकृति ली थी, वैसी स्वीकृति यदि वो पूर्वी सीमा के प्रति ले लेते तो हो सकता कि हिटलर उतना आगे ना जाता, वो चीज़ें जो घटित हुई बाद में वो ना घटित होती। लेकिन उन्होंने ये स्वीकृत नहीं ली, पूर्वी सीमा के लिए उन्होंने स्वीकृत नहीं ली। उन्होंने क्या लिया, सिर्फ पश्चिमी सीमा के लिए स्वीकृत ली, और पूर्वी सीमा जो है, पूर्वी सीमा में हिटलर को खुला छोड़ दिया, जाओ तुम्हें जो करना है करो जा करके। और इस तरह क्या हुआ कि रूस ने जो ये संधि थी, ये सब जो इसमें हस्ताक्षर हुए थे, ट्रीटी थी एक प्रकार से, इसको अपने तरफ सैन्य अभियान के रूप में देखा कि भाई वो जाहिर सी बात है, वो था ही, उसमें कहा नहीं गया था खुल के, वो वही चीज़ थी कि जब आप अपनी तरफ सुरक्षा कर लो, हमारी तरफ खुला छोड़ दो, तो मैं क्या समझूंगी भाई, ये जो संधि हुई है ये एक प्रकार से सैन्य अभियान है हमारे खिलाफ। तो वही रूस ने समझा कि ये एक प्रकार से सैन्य अभियान था, उसके प्रति जो है सैन्य अभियान को प्रेरित करने वाली संधि के रूप में इस संधि को जो है देखा, कि इसको लोकार्नो संधि को। तो लोकार्नो संधि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे टॉप पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आगे क्या है कि लोकार्नो संधि जो है, इसके प्रावधान से जो है ये स्पष्ट हो जाता है कि इंग्लैंड और फ्रांस क्या कर रहे थे, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लगे थे। वो सिर्फ उनका एक और एक मकसद था कि अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। वो सिर्फ स्वार्थ पूर्ति पर बल दे रहे थे, अपनी सीमा को सुरक्षित कर रहे थे। साम्यवाद के लिए, साम्यवाद नष्ट हो जाए इसलिए उन्होंने पूर्वी सीमा को खुला छोड़ दिया, और हिटलर की सारी हरकतों को नज़रअंदाज करते रहे ताकि वो साम्यवाद का जो है विरोध कर सके, साम्यवाद को मतलब मिटा सके। तो क्योंकि उनको लग रहा था कोई अगर साम्यवाद का टक्कर दे सकता है तो वो हिटलर ही है, इसलिए वो हिटलर को और बड़ा होने देते गए। तो ये सारी बातें हैं। और इसमें क्या हुआ कि फ्रांस को अपनी सुरक्षा की चिंता थी, इसलिए वो जर्मनी से यह संधि कर रहा था। तो फ्रांस, ये संधि जो थी क्या थी कि फ्रांस को अपनी सुरक्षा की चिंता थी, इसलिए उसने जो है जर्मनी से ये संधि की थी, क्योंकि लगातार जो है इसकी ताकत बढ़ रही थी। इस तरह ये शक्तियाँ यूरोप की शांति और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध नहीं थी। यही कारण है कि वर्साई की संधि प्रावधानों को तोड़ने में हिटलर का साहस बढ़ गया
और उसने सैन्यवाद और विस्तारवाद पर बल दिया। तो अगर हम कहें ये शांति और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध नहीं थी। ये जिन्होंने ये जो फ्रांस हो गए, ब्रिटेन हो गए, इन्होंने जितने भी शांति सम्मेलन किए, अगर मुझे नाम देना हो तो मैं इनको अशांत सम्मेलन का नाम दे दूँ। ये अशांत सम्मेलन किए, क्योंकि जब जब इन्होंने शांत सम्मेलन किए, कोई ना कोई बवाल खड़ा किया, कोई ना कोई वहाँ पर मतलब ऐसा वहाँ पर बीज रोप दिया किसका, बबूल का, कि वो बड़ा हो करके एक दिन जो है कांटे ही कांटे मतलब वहाँ उसमें दिखेंगे। तो ऐसा बीज रोपित कर दिया। जब भी इन्होंने शांत सम्मेलन किया, अशांति को जन्म दिया। तो मुझे कहा जाए तो मैं इन सारी शांत सम्मेलनों को अशांत सम्मेलन का नाम दे दूं, अगर मेरा बस चले तो। ठीक है, चलिए देखेंगे। कुछ अब फैक्ट देख लेते हैं। इटली में फांसीवादी नेता को क्या बोलते हैं? ड्यूस नहीं होगा, यहाँ पर ड्यूस होगा। ठीक है, ड्यूस बोलते हैं, ड्यूस कहा जाता है। ठीक है, ड्यूस कहा जाता है। और जर्मनी में क्या कहा जाता है? इसी फांसीवादी नेता को, या नाजीवादी कह लीजिए, तो फ्यूरल कहा जाता है। फांसीवादी और नाजीवादी में कोई अंतर नहीं, उसी का बस उसने जो है हिटलर ने नाजीवाद कर दिया, इन्होंने फांसीवाद कर दिया, मुसोलिनी ने। तो फांसीवाद नेता को क्या बोला जाता है? इटली में ड्यूस बोला जाता है। ठीक है, ड्यूस। और जर्मनी में फ्यूरर बोला जाता है। हिटलर की पुस्तक के नाम करें तो मीन काम्फ इनकी पुस्तक है, बहुत ही फेमस है। और हिटलर ने युद्ध को सदाबहार एवं विश्वव्यापी बताया है। देखेंगे कुछ और मेन पॉइंट। फांसीवाद क्या है? फांसीवाद फासिज्म से, फांसीवाद का जो अगर इंग्लिश वर्ड देखें तो फासिज्म है। और ये कहाँ से निकला है? जो फासियो शब्द से बना है। ये फासिज्म क्या है? फासियो शब्द से बना है, और ये एक इटालियन शब्द है, फासियो। 1922 में मुसोलिनी ने इटली में स्थापना की थी, किसकी? फांसीवाद की। तो स्थापना की किसकी? फांसीवाद की। इटली में स्थापना की थी। कब? 1922 में की थी। और अगर हम नाजिज्म की बात करते हैं तो नाजिज्म क्या है? 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं राइट। ये नाजियो शब्द से निकला है। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है? नस्लवाद होता है या फिर जातिवाद होता है। तो नाजियो शब्द का मीनिंग क्या होता है? नस्लवाद और जातिवाद होता है। और जो कि हिटलर ने फॉलो भी किया था, नस्लवाद पर ही सारी इसकी जो है बातें थी, उसी नाम पर जो है इसने इसको इस्टेब्लिश किया था। इस्टेब्लिश कब किया हिटलर ने? 1933 में किया है। ठीक है, कहाँ पर किया है? जर्मनी में किया गया, हिटलर में। किसके नाम से? फांसीवाद को नाजीवाद के नाम से इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, फांसीवाद को हिटलर ने जर्मनी में नाजीवाद के नाम से स्थापित किया है। कब किया? 1933 में किया है। तो ये कुछ बातें हो गई हैं, और भी इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं, वो हम जो हमारी प्रैक्टिस होंगी उसके थ्रू हम लेते रहेंगे। और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पर सारी दे दी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए। यदि सेंटेंस वगैरह आ जाएँ तो राइट एंड रॉन्ग उसमें सेग्रीगेट करने के लिए। इसलिए ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। यदि आपने इसको अच्छे से सुना समझा तो उम्मीद है कि आपके यहाँ से अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप हो जाएगी, और आप इसका फ़ायदा जो है पूरा उठाएंगे। क्योंकि फांसीवाद नाजीवाद में अगर हम देखें तो बहुत कम ही फैक्ट हैं, और क्या होते हैं कुछ ये कथन वगैरह हैं। तो ये तो हम प्रैक्टिस में देख लेंगे, कथन तो आपको वैसे भी अलग से ही पढ़ने पड़ेंगे। और लेकिन अगर हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं तो जो सेंटेंस आते हैं वहाँ से, उस सेंटेंस को हम बिल्कुल राइट तरीके से मार्क कर पाएंगे। यानी कि सेंटेंस कौन से राइट है, कौन से रॉन्ग है, उनको सेग्रीगेट कर पाएंगे हम। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जो हमने इसको इतनी मेहनत से एवरी पॉइंट पर फोकस करते हुए, सारे इसकी पृष्ठभूमि पर क्या क्या इससे संबंधित हैं, कौन कौन सी संधियों ने इसमें भाग दिया, क्या क्या जो है कारण थे नाजीवाद के उदय के, फांसीवाद के उदय के, तो इन सभी चीज़ों को हमने जो है समराइज करके इस वीडियो में डाला है, ताकि आपको किसी तरफ से डाउट ना रह जाए कि ऐसा हुआ तो इसके पीछे क्या कारण था। तो हमने सभी कारणों को यहाँ बताने की कोशिश की है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो, इस तरीके से मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। उसके बाद भी यदि आपको कहीं से कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी
मैं बता दूंगी यदि हमसे कोई पॉइंट छूटा होगा। वैसे हमने कोशिश की है कि कोई भी पॉइंट ना छूटे, आपको डाउट हो ही ना, क्योंकि आपको डाउट पूछना पड़ता है, फिर हम कुछ घंटों में उसको आंसर करते हैं। आपको तुरंत एक वीडियो में सारा एक होल पैकेज मिल जाए, ये मेरी हमेशा से कोशिश रहती है हर एक लेक्चर में। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बहुत ही बेनिफिट होगी आपके लिए। ये मेरी ऐसी मतलब पूरा विश्वास है, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है। और यदि आपको ये अच्छी लगी है, आपको लगता है इससे आपको थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है, तो इसको आप सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक पक्का कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। जितने अधिक सब्सक्रिप्शन आएंगे, लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे, उतना अधिक जो है मेरा मोटिवेशन जो है इंक्रीज होगा और मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने में कोशिश करूँगी। मतलब अपने आप जब मोटिवेशन अंदर से आता है तो अच्छा काम हो जाता है, एक बड़े लेवल पे होता है, हम ज़्यादा काम कर पाते हैं। तो मोटिवेशन इज़ अ मस्ट, इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।